नमस्ते, मैं चंद्रभूषण। आज मैं आपके सामने एक बेहतरीन किताब का रिव्यू करने जा रहा हूं और उस किताब का नाम है मलिकाए हुस्न क्लियोपाट्रा। सुधीर निगम ने इस किताब को लिखा है और वो किताब का फ्रंट कवर इस तरीके से है और बैक कवर ये है। क्लियोपाट्रा हिंद पॉकेट बुक्स ने इस किताब को छापा है और जब आप इस किताब को पढ़ेंगे तो आप उस महान रानी क्लियोपाट्रा के बारे में बहुत कुछ जानने को आपको मिलेगा, जिनकी कहानियां हम लोग सुनते हैं। हम सब जानते हैं कि जब भी क्लियोपाट्रा के बारे में बात होती है तो वो हम लोग एंशिएंट क्लासिक्स में चले जाते हैं। वहां पे फिर हम इजिप्ट के बारे में पढ़ते हैं और रोम के बारे में पढ़ते हैं। जब आप इस किताब को जब आप टोटल पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा, ये सारी कुछ बेसिक चीजें तो आपको पता चलेंगे कि वो टॉलेमी के वंश से थी। अलेक्जेंडर द ग्रेट के मीन्स वो जनरल थे टॉलेमी, उन्होंने ही आके जो है जब अलेक्जेंडर द ग्रेट का जब निधन हो गया तो उनके जो जिनका साम्राज्य है उनको उनके 3 सेनापतियों ने बांट लिया, तो इनको इजिप्ट मिला। इजिप्ट इसलिए मिला क्योंकि वहां के जो फादर ऑफ हिस्ट्री है हेरोडोटस, उनका एक कोट है कि इजिप्ट में ऐसी चीजें हैं जो कहीं दुनिया में कहीं नहीं है। अगर हम एंशिएंट चीज की बात करें, चाहे वो आर्टिफैक्ट्स हो या कला हो, तो इन्होंने मिस्र को ही चुना और वहीं से जो है टोलेमी वंश की स्थापना हो गई। उसी वंश में क्लियोपाट्रा का जन्म होता है और इनके पापा का नाम टोलेमी 12 है। फिर आप टोटल हिस्ट्री पढ़ते हैं कि किस तरीके से वो राजगद्दी पे बैठी। फिर उनके जो भाई हैं टोलेमी 13 जो उनको साथ उनके गद्दी पे बैठे, क्योंकि वहां पे रूल था कि कोई मीन्स उनका ये कहना था कि कोई रानी जो है अकेले नहीं बैठ सकती है। जैसे देवता हमेशा देवी देवता साथ में होते हैं, वैसे ही वहां पे वो सिस्टम था कि फारो जो है हमेशा देवी और देवता के रूप में, तो मेल और फीमेल जो है वहां पे राजा राज करते थे। फिर वो टोटल हिस्ट्री है कि किस तरीके से टोलेमी 13 ने इनको राज से बाहर कर दिया। फिर रोम में जो है एक अपना लड़ाई सिविल वॉर शुरू हो जाता है जूलियस सीजर के बीच और पोम्पे द ग्रेट के बीच। वहां से पोम्पे भाग के जो है वो इजिप्ट आते हैं। फिर क्लियोपाट्रा के जो भाई हैं टोलेमी 13 जिन्होंने क्लियोपाट्रा को निकाल दिया था, वे ये सोचते हैं कि अगर वो पोम्पे को मार दें, जो कि पोम्पे जूलियस सीजर की बेटी का ही हस्बैंड था। जूलियस सीजर की बेटी का मौत हो चुका था तब तक। तो टोलेमी 13 है वो ये सोचते हैं कि वो अगर मार दें अगर पोम्पे को और उसका कटा हुआ सर दें तो जूलियस सीजर बहुत खुश हो जाएंगे, लेकिन ऐसा होता नहीं है और जूलियस सीजर बहुत नाराज हो जाते हैं और कहते हैं कि जितना कर्ज मिस्र ने रोम का ले रखा है उसको चुकाए। इसी बीच जो है क्लियोपाट्रा को मौका मिल जाता है और क्लियोपाट्रा देखते हैं कि अब उनका चांस है। वो जूलियस सीजर से मिलने का प्लान बनाती हैं और एक बेहद ही रहस्यमय तरीके से कालीन में लिपटकर जो है वो उनसे मिलती हैं जूलियस सीजर से। नौकर से अपने कहते हैं कि उनको एक कालीन में लिपटा जाए और नौकर जो है सीजर से मिलने जाता है। जब वहां पे जो बॉडीगार्ड्स हैं, सुरक्षाकर्मी, वो जब उसको रोकते हैं तो वो कहता नहीं, ये बहुत ही कीमती कालीन है और ये सिर्फ और सिर्फ हम सम्राट के सामने इसको खोलेंगे। और आखिर में वो बात मान लिया जाता है। जब सम्राट के सामने उसको खोला जाता है तो उसमें से क्लियोपाट्रा निकलती है। क्लियोपाट्रा से वो देखने के बाद और उनकी जो बातचीत है उसके हैरत अंगेज अंदाज से जूलियस सीजर बहुत प्रसन्न हो जाते हैं। जबकि उस समय क्लियोपाट्रा का एज महज 21 साल था और जूलियस सीजर 52 साल के थे। फिर भी दोनों जो है विवाह के बंधन में बन जाते हैं। उसके बाद जो है इनका बेटा होता है जो कि सिजेरियन है। फिर जो है जूलियस सीजर की हत्या हो जाती है, क्योंकि कई लोगों को लगता है रोम में कि सबसे पहले कि रोम के शासक पे जो एक मिस्र की महारानी जो कि क्लियोपाट्रा है उनका बहुत असर हो गया, क्योंकि ऐसा कहते हैं कि अलेक्जेंड्रिया में दुनिया का सबसे बड़ा लाइब्रेरी था। वैसा ही एक लाइब्रेरी जो है जूलियस सीजर रोम में बनवाना चाहते थे, लेकिन पहले उसका अलग प्लान था। लेकिन जब वहां पे क्लियोपाट्रा का हस्तक्षेप पड़ा तो वो लाइब्रेरी उसी तरीके से बना, उसके उतने ही सारे द्वार बनाए गए जैसा वो अलेक्जेंड्रिया में था। फिर जूलियस सीजर ने वीनस की मूर्ति, जो कि वीनस प्रेम की देवी कही जाती है, उसका जो आकार है, जो शेप है, वो बिल्कुल क्लियोपाट्रा के जैसा बनवा दिया था। तो कहने का मतलब इससे बहुत लोग नाराज थे और उनको प्लस एक और बात था कि उनको लग रहा था कि सीजर कहीं जिंदगी भर के लिए खुद को सम्राट न घोषित कर दे और वहां पे उसको मार दिया जाता है। फिर रोम में जो है एक अलग डायनेमिक्स बनता है। वहां पे जो है ऑक्टेवियन और मार्क एंटोनी के बीच साम्राज्य का बंटवारा होता है। फिर बाद में कुछ इस तरह का परिस्थिति होता है कि आखिरकार क्लियोपाट्रा को जो है मार्क एंटोनी का साथ देना पड़ता है। मार्क एंटोनी से जब वो मिलने जाती हैं, वो भी बेहद ही दिलचस्प गाथा है कि किस तरीके से वो सोने के नाव में उनसे मिलने जाती हैं। और कहने का ये मतलब है कि आखिरकार मार्क एंटोनी से उनका विवाह होता है, उनसे उनके बच्चे भी होते हैं। और इस तरीके से फिर जब फाइनली जब ऑक्टेवियन को जब ये मौका मिलता है कि वो मार्क एंटोनी के खिलाफ प्रोपेगेंडा करे, तो वो वापस से फिर प्रोपेगेंडा करने लगता है
कि एक बार फिर से जो है एक विदेशी महिला, एक मिस्र की रानी का जो है मीन्स रोम के राजा पे अधिकार हो गया है, वो उसी के प्रभाव में है और इस तरीके से उनके खिलाफ प्रोपेगेंडा करके लड़ाई होता है। लड़ाई में सबसे दुख की बात यह है कि सो मार्क एंटोनी के जो भी सेना के महत्वपूर्ण जनरल हैं, आर्मी कमांडर्स हैं या नेवी कमांडर हैं, वो सब जो हैं इनका साथ छोड़ के जो है ऑक्टेवियन से जा मिलते हैं, क्योंकि उनको क्लियोपाट्रा का वो बात नहीं मानना चाहते थे। पहली बात तो ये औरत थी, हम औरत थी कैसे बात मानेंगे, दूसरी बात वो मिस्र की रानी थी और इस तरीके से मार्क एंटोनी युद्ध हार जाते हैं। हार कर जो है वो सुसाइड करने की कोशिश करते हैं। इस किताब के मुताबिक ये आखिरकार सुसाइड अटेम्प्ट वो कर लेते हैं, मरते वो क्लियोपाट्रा की गोद में आकर हैं और फिर क्लियोपाट्रा का मौत हो जाता है। वो मैं नहीं बताऊंगा कैसे क्लियोपाट्रा की मौत होती है, क्योंकि फिर इस किताब को पढ़ने का कोई मौका फिर आपको मतलब नहीं रहेगा। तो टोटल बात है क्लियोपाट्रा के बारे में, वो एक बहुत ही महान महिला है और वो कई भाषाओं की जानकार है। कुछ लोग कहते हैं उन्हें 6 भाषा आता है, हिब्रू, लैटिन, ग्रीक, कुछ लोग कहते हैं उन्हें 9 भाषा आती है, कुछ लोग कहते हैं उन्हें 12 भाषा आता है। अपने जो जवानी का जो शुरुआती टाइम है वो काफी टाइम लाइब्रेरी में बिताया करती थी, अलेक्जेंड्रिया की मशहूर लाइब्रेरी में, और पढ़ने लिखने की बहुत शौकीन थी, इसलिए अपने जमाने में वो बेहद पढ़ी लिखी महिला माने जाती थी। मशहूर इतिहासकार प्लूटार्च, जिन्होंने अलेक्जेंडर द ग्रेट के बारे में भी उनकी जीवनी लिखी है, वो कहते हैं क्लियोपाट्रा इतनी खूबसूरत नहीं जितना उनके हिसाब से क्लियोपाट्रा खूबसूरत थी, लेकिन उनके जैसे बहुत सी खूबसूरत महिला थी। लेकिन उनका कहना था कि क्लियोपाट्रा का आवाज बहुत ही प्यारा था और जो भी उनसे बात करता वो उनके बुद्धिमत्ता से, वो उनके सब्जेक्ट के नॉलेज से खुश हो जाता था कि एक महिला को इतनी जानकारी। तो मेरा तमाम लोग, चाहे वो यूपीएससी के स्टूडेंट हो या कोई भी हो, मेरा रिक्वेस्ट है कि आप जो ये किताब है, इस किताब को आप जरूर पढ़ें, मलिका हुसैन क्लियोपाट्रा। क्योंकि जब आप इस किताब को पढ़ेंगे तो सबसे पहले तो इसमें कई सारे रोमन लैंग्वेज यूज किए गए हैं कि जूलियस सीजर किस तरीके से रोमन लैंग्वेज यूज करते थे, वो बात है, और आपको बहुत सारा चीज जानकारी मिलेगा। सुधीर निगम का यही मानना है कि बहुत सारे लोगों को ये बहुत गलत फहमी है कि क्लियोपाट्रा एक सीडक्ट्रेस थी, वो लोगों का इस्तेमाल करती थी, उन्होंने राजाओं का इस्तेमाल किया। 2 महान वहां के राजा, रोम के राजा जूलियस सीजर और मार्क एंटोनी का इस्तेमाल किया। लेकिन अगर आप ये किताब पढ़ेंगे तो ये बात बिल्कुल नहीं है। वो परिस्थिति के हिसाब की चीज था, वो जियोपॉलिटिक्स के हिसाब से था, उसमें प्यार भी है, उसमें लड़ाई भी है। तो आपको ये किताब जरूर पढ़नी चाहिए। किताबें पढ़ना एक बहुत ही जरूरी चीज है। हम जितना अधिक किताब पढ़ते हैं हमें उतना अधिक नॉलेज मिलता है और उतने ही नए आइडियाज, नई बातें हमारे दिमाग में उत्पन्न होती है जो हमें भी महानता की तरफ ले जाती है। इसलिए मुझे ये पूरी उम्मीद है कि आप लोग ये किताब पढ़ेंगे और पढ़ने के बाद हमें बताएंगे कमेंट सेक्शन में आके कि आपको ये किताब कैसा लगा। बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे चैनल को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। शुक्रिया।